हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जो आपका सीटेट जनवरी में एग्जाम हुआ है उसको पीछे छोड़िए। जिन भाई बंधु का 1 नंबर 2 नंबर से एग्जाम रुक गया है वो अब क्या करेंगे, आगे मैं बताता हूं क्या करेंगे। उनको जो है करना कुछ नहीं है, अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू करना है, क्योंकि सीटेट जुलाई में फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो आइए उसी दृष्टिकोण से हम लोग पर्यावरण अध्ययन की पहली क्लास देखते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे बनेंगे उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पर्यावरण। चलिए, इसकी अर्थ एवं परिभाषा क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों। सबसे पहला टॉपिक हम चर्चा करेंगे पर्यावरण। जो पर्यावरण है सबसे पहला टॉपिक है, इसका अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको इसको लिखवाने का प्रयास करूंगा ताकि आप बहुत ज्यादा जो गोचते पाचते हैं ना उससे आपको छुट्टी मिले, कम शब्दों में ज्यादा चीजों को जानना। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं पर्यावरण। ये 2 शब्दों से बना है। किससे बना है भैया? 2 शब्द। एक शब्द है आपका परि और एक शब्द है आपका आवरण। अब मेरी बात को समझिएगा, परि का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ होता है। और आवरण का अर्थ क्या होता है भैया? आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरा हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्षेत्र जो मानव या जीव जंतुओं को चारों तरफ से घेरे हुए हो उसे ही पर्यावरण की श्रेणी में रखा जाता है। अंग्रेजी में ये इन्वायरमेंट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? अंग्रेजी में जानिएगा, इन्वायरमेंट से बना है। अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द से बना है। अब ये जो इन्वायरमेंट शब्द है ये फ्रेंच भाषा के, याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा के एक शब्द है एनवायरोनर। ठीक है, एनवायरोनर शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है भैया? पड़ोस होता है। क्या होता है? पड़ोस। तो इसका मतलब हम इसे आस पड़ोस भी कह सकते हैं। आस पड़ोस का वह क्षेत्र जो हमें क्या करता है? चारों ओर से घेरे हुए है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। आप इसको नोट डाउन कर ले जल्दी से, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अर्थात हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्राकृतिक वातावरण इनको कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे आगे की चर्चा करता हूं। चलिए, जल्दी से हो गया होगा मुझे उम्मीद है। इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के इसी से रिलेटेड जो है। अभी आपने जाना पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको जानना है पर्यावरण के घटक भैया। दूसरा आपका टॉपिक है पर्यावरण के, जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण के घटक। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम की दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। पर्यावरण के बाबू 2 घटक होते हैं, याद रखिएगा। कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। अब ये 2 घटक कौन कौन से हैं तो आप लोग जानते होंगे, सब कोई जानता है। एक तो होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। और दूसरा आपका भैया होता है मानव निर्मित। क्या होता है? मानव निर्मित। अगर भैया प्राकृतिक में भी आपकी 2 शाखाएं बन जाती हैं, याद रखिएगा। एक तो होता है जैविक, जैविक, और एक होता है आपका अजैविक, अजैविक। इसी जैविक को ही क्या कहते हैं? इसी को ही अजीव कहते हैं।
अर्थात इसको जीवित कहते हैं, इसको अजीवित कहते हैं। जैविक को जीवित कहा जाता है और इसको अजीवित कहा जाता है। अब जानते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए जो जैविक घटक है इसमें जीवित चीजें आ जाएंगी, जैसे पेड़ हो गया आपका, पौधा हो गया आपका, ठीक है, मानव हो गया, और भी जो आपके जीव जंतु हैं भैया वो सभी के सभी इसी में आ जाते हैं। अजैविक घटक की बात करें आपसे, जैसे पानी हो गया भैया, हवा हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, ये सभी की सभी आपकी किस में आती हैं? अजैविक में आती हैं। अब बात आई मानव निर्मित की, तो जिनका निर्माण मानव ने किया है, जैसे घर हो गया, जैसे सड़क हो गया, जैसे दुकान हो गई, आदि बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग मानव निर्मित चीजें होती हैं। तो ये है आपके पर्यावरण के भैया घटक, इनको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। जीवीय को एक चीज और कहा जाता है, इन्हें जीवीय को सजीव प्राणियों का संसार कहते हैं, अजीवी को निर्जीव प्राणियों का संसार भी कहा जाता है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जल्दी से, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, मृदा भी आता है आपका, याद रखिएगा, ताप भी आता है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, ये सारी की सारी चीजें अजैविक में ही आती हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, तो फिर हम आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए जल्दी से, हो गया भैया। चलिए इसको रफ करते हैं और फिर अगले चीज की हम चर्चा करते हैं। क्षेत्र की बात करेंगे भैया, पर्यावरण का क्षेत्र क्या है। चलिए पर्यावरण के क्षेत्र की चर्चा अब हम आपसे करते हैं। चलिए क्षेत्र की चर्चा करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र। चलिए बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलिए, जितना हम आपको लिखवा रहे हैं उतना प्रेफर है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बेसिक से एकदम हम आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल आराम से हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए भैया, अगर क्षेत्र की बात करता है तो आपके क्षेत्र कितने होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला है जलमंडल, ठीक है, जलमंडल, अभी डायग्राम से समझाएंगे। दूसरा है स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल। चलिए वायुमंडल, इसके बाद आपका चौथे पे आ जाता है बाबू, जो है जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आ जाता है। क्या आ जाता है? जैव मंडल। चलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा तैयार करेंगे आप। जल मंडल की चर्चा करें, कितना भाग जल है? 71%, या इसी को लिखा जाता है 2/3। क्या लिखा जाता है? 2/3 हिस्सा जल है। अब आप जानते हैं जल किस रूप में है, बेसिक से कॉन्सेप्ट लगाइए, बहुत रटना नहीं है। जल आपको कहां मिलेगा? तालाब में मिलेगा, अपने क्षेत्र से शुरू करिए, नदी में मिलेगा, फिर सागर में मिलेगा, फिर महासागर में मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ क्या होता है? बर्फ के रूप में होता है। किस रूप में होता है भैया? बर्फ के रूप में होता है। चलिए जल से ही क्या होता है? जल से एक कॉन्सेप्ट और होता है, जल से बादल का निर्माण होता है। किसका? बादल का निर्माण भी भैया इसी से होता है। याद रखिएगा बाबू, बादल का निर्माण भी जल से ही होता है। इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती हैं। स्थल मंडल की चर्चा हम आपसे सबसे पहले करते हैं। 29% क्षेत्र पर यह है, इसे 1/3 कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? 1/3 हिस्सा कहा जाता है। अब आपको पता है स्थल मंडल पर क्या होंगे? तो पहाड़ होंगे, ठीक है, घास के मैदान होंगे, घास के मैदान होंगे, और क्या होंगे? पठार होंगे। ये सभी की सभी चीजें आपकी कहां पाई जाएंगी? ये सभी की सभी चीजें आपकी स्थल मंडल पर पाई जाती हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है बाबू वायुमंडल का। ये क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है।
जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सभी की सभी आपकी, जैसे ये दोनों पौधों के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन मानव के लिए जरूरी है। यहीं पर आपके जलवाष्प पाए जाते हैं, ठीक है, जलवाष्प और धूल के कण भी यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, धूल के कण। तो ये आपका वायुमंडल हो गया। चलिए बाबू, लास्ट में बचा है आपका जैवमंडल, जहां क्या होता है, जल, स्थल और वायु तीनों का मिक्सचर होता है। यहाँ जल, स्थल और वायु, जहां ये तीनों आपस में मिल जाते हैं वही क्षेत्र कहलाता है जैवमंडल। यहीं पर क्या होता है, मानव सुचारू रूप से रह सकता है, अर्थात मानव के रहने का स्थान। ये क्या है, मानव के रहने का स्थान है, अर्थात यही वो क्षेत्र है भैया जहां पे मानव बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि भैया जीवन जीने के लिए जल भी चाहिए, जीवन जीने के लिए स्थल भी चाहिए, वहां खेती करेगा, फसल पैदा करेगा, उसको देने के लिए पानी भी चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, खुद जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसको नोट कर लीजिए मेरे भैया शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आपको पता ही होगा, जैसे कि एक चीज और बता देते हैं, जो वायुमंडल है यहाँ और कुछ चीजें होती है, जैसे मौसम संबंधी परिवर्तन, याद रखिएगा मौसम परिवर्तन यहीं पर होता है और रेडियो संचार यहीं पर होता है। मौसम परिवर्तन और रेडियो संचार, रेडियो का संचार जो आप देखते हैं, ये दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट कंडीशन यहीं पर पाई जाती है। जल्दी से भैया नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र पर चर्चा करते हैं। आप लोग इसको भैया जल्दी से नोट करने का प्रयास करें, बहुत ही जल्दी तरीके से इसको नोट करें। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 की चर्चा हम आपसे करते हैं भैया, और देखते हैं कि 3 टॉपिक कौन कौन से हैं जिन पर हम क्या करेंगे, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। किस चीज की चर्चा करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। तीसरा टॉपिक आपका है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र कहिए, पारिस्थितिकी तंत्र या इसी को भैया कहते हैं पारितंत्र, पारितंत्र कहा जाता है। चलिए इसके बारे में भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नोट्स बनाएंगे और समझने का प्रयास करते हैं। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक, जो भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो क्या करेंगे जीवधारी? जीवधारी जो होते हैं वो जो जीवधारी हैं, इसमें जीवधारी क्या करेंगे भैया? 2 काम करेंगे, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक और क्या करते हैं? रासायनिक। रासायनिक जो है भैया, भौतिक एवं रासायनिक जो है इनके साथ क्या करते हैं? वो परस्पर क्रिया करते हैं। क्या करेंगे? परस्पर क्रिया करते हैं मेरे भैया, समझते चलिएगा, बहुत ही आराम से समझते चलिएगा। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। कैसी क्रिया करते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, भौतिक और रासायनिक क्रिया ये करते हैं। चलिए अब आगे हम आपसे बात कर लेते हैं इसके संबंध में, जो है इससे संबंधित कुछ क्या है टॉपिक्स हैं जिनको हम क्या करते हैं? जानते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहले तो ये जानिए कि जो है इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। ये सबसे पहले मैं बताता हूं इसका प्रतिपादन, इस विचारधारा का प्रतिपादन, इस विचारधारा का
जो प्रतिपादन है वो किसने किया भैया, तो 1935 ईस्वी में एजी टेंसले ने किया था। एजी टेंसले ने किया था। ये एक टेंसले ने क्या किया था, इसका जो है प्रतिपादन किया था। एजी टेंसले महोदय ने किया था या इसका विचार जो है दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बाबू इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और ये जो इकोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, इसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हिकल ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट हिकल ने किया था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम प्रयोग कई बार पूछा जाता है, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हिकल ने किया था। ठीक है, अर्नेस्ट हिकल महोदय ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भैया। अर्नेस्ट हिकल ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। चलिए, इसे पारिस्थितिक तंत्र की प्राकृतिक क्रियात्मक इकाई भी करते हैं। अब बात करते हैं, जो आपका पारितंत्र है ये दो हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है भैया और ये बड़ा भी हो सकता है। पारितंत्र छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, दोनों प्रकार के पारितंत्र आपके हो सकते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, और जानिएगा, इसमें दो कंडीशन और चलती है इससे संबंधित। ये प्राकृतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और ये अस्थाई भी हो सकता है। अर्थात ये पारिस्थितिकी प्राकृतिक भी हो सकता है और ये अस्थाई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। याद रखिएगा। चलिए, जैसे कह सकते हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, वनीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इसके उदाहरण है। सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र कौन होता है, तो यहीं पर नोट कीजिएगा, सर्वाधिक उत्पादक जो पारितंत्र है वो सर्वाधिक उत्पादक किसे माना गया है, तो जो उत्पादक है वो है उष्ण कटिबंधीय। कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय, यही आपका सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है, कटिबंधीय। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए भैया, फिर हम इसके घटक की चर्चा करेंगे। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके घटक की चर्चा करते हैं। दो घटक होते हैं, पहले ही बता चुके हैं, जैविक और अजैविक। अब हम लोग जैविक और अजैविक में जो जैविक के क्लासिफिकेशन है उनकी चर्चा करते हैं। जल्दी से आप लोग करिए, फिर हम आगे चलते। चलिए, आपका हो गया होगा, अब हम इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए, इससे संबंधित और क्या चीजें हैं। चलिए, मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूं एकदम, बहुत ही धुआंधार क्लास लेकर के। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए, इसके तंत्र के घटक की चर्चा करते हैं। इसके घटक कौन कौन से हैं भैया, तो आपको शुरू में ही बता दिया था, घटक दो है, जैविक और अजैविक। दो ही हैं, जैविक और अजैविक। कौन से हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, चलिए ये तो घटक हो गए। अब एक पे चलते हैं, सबसे पहले जैविक पर चलेंगे, जिसे जीवीय भी कहा जाता है। अब जैविक को तीन हिस्सों में बांटा जाता है मेरे भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले है उत्पादक, यहीं पर समझा देंगे। उत्पादक के बाद है उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। और फिर आएगा आपका तीसरा आएगा अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। ठीक है, और इसमें जो चौथा आ जाएगा वो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। चलिए, अब यहाँ पर
ये आपके जीवीए में आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उपभोक्ता आगे चल करके 4 हिस्सों में बंट जाता है भैया। एक तो होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक होता है, एक होता है भैया द्वितीयक होता है बाबू, द्वितीयक होता है, एक होता है तृतीयक, ठीक है, तृतीयक होता है, और चौथा होता है भैया सर्वाहारी। अब हम एक एक की चर्चा जल्दी से आपसे कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्पादक की। उत्पादक कौन होता है? हरे पौधे। कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता का मतलब ये दूसरे पर निर्भर है भैया। दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। और किस लिए निर्भर हैं? भोजन के लिए मेरे भैया निर्भर हैं, इसीलिए इनको उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे प्राथमिक उपभोक्ता जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो उत्पादक हैं, जो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, उनको ये खाते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या करते हैं? उत्पादक को क्या करेंगे? अपना भोजन बनाते हैं, ये उत्पादक को। द्वितीयक उपभोक्ता की चर्चा करें तो ये क्या करेंगे? जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को जो आपको क्या करेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बनाएंगे? इनको बनाते हैं अपना भोजन। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ आपसे, भेड़ है, जैसे आपकी बकरी है, ठीक है, जैसे आपके खरगोश हैं, ठीक है, ये सभी, ठीक है। अब जैसे आपका टिड्डा है, ये सभी इसी श्रेणी में आता है। इसमें जैसे मेढक आ जाएगा, जैसे आपका बिल्ली आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये तृतीयक उपभोक्ता ये क्या होते हैं? उच्च मांसाहारी, ठीक है, उच्च मांसाहारी होते हैं। जैसे आपका शेर आ जाएगा भैया, जैसे आपका इसके साथ चीता आ जाएगा, मगरमच्छ आ जाएगा। ये भी द्वितीयक उपभोक्ता भी मांसाहारी होते हैं, याद रखिएगा। ये भी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी क्या होता है? जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, वही क्या होते हैं? ये प्राथमिक प्लस द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, इसीलिए इनको सर्वाहारी कहा गया है। जैसे मानव है, जैसे कौवा है, जैसे बिल्ली है भैया, ये सभी आपके क्या है? ये सभी के सभी बाबू आपके सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अपघटनकर्ता पर चलते हैं। ये क्या करते हैं? जो अपघटनकर्ता होते हैं, इनका एक नाम है मृतक भक्षी, जान लीजिए। इनका एक नाम क्या है? मृतक भक्षी। क्या है? मृतक भक्षी है। ये क्या करेंगे? मरे जीवों को खाते हैं। मरे जीवों का क्या करते हैं? मरे जीवों को भोजन के रूप में बाबू ये अपना प्रयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें मृतक भक्षी कहा जाता है। जैसे कवक हैं, जैसे जीवाणु हैं, ये इसी श्रेणी में बाबू आपके आते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अजैविक में कुछ नहीं है, जैसे प्रकाश, वायु, जल, मृदा, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके अजैविक हैं। इसके बाद हम लोग जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य कड़ी है, अगले टॉपिक उस पर चलते हैं। और आइए हम फिर आपसे चर्चा करते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी क्या होती है। चलिए बिना विलंब किए हुए जल्दी से देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं बाबू कई प्रकार की हो सकती हैं, 2 से लेकर के अनेक जो दी गई हैं वो 5 स्तर तक हो सकती हैं। आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है खाद्य श्रृंखला, ठीक है, जो भी टॉपिक हो आप लिख लीजिएगा, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, इसी को खाद्य कड़ी भी कहा जाता है। चलिए, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जो है आपकी कड़ी भी इसे ही कहा जाता है। चलिए, ये आपकी हेडिंग है। चलिए आगे चर्चा करते हैं खाद्य श्रृंखला पर और देखते हैं इससे संबंधित क्या भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। ये क्या होता है पहले तो जान लीजिए। ये जीवों का एक क्रम है। क्या है? जीवों का क्रम है, ठीक है, बात को समझिएगा। जैसे मैं कहूं पेड़ को खाएगा टिड्डा, मेरी बात को समझिएगा। टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खा लिया बिल्ली,
ठीक है, ऐसे समझिएगा। और इस बिल्ली को खा लिया सेब। तो आप देख रहे हैं ये क्रम चल गया है, जीवों का क्रम जो चल रहा है यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है भैया आपका खाद्य श्रृंखला। ठीक है, सब अब इस खाद्य श्रृंखला में होता क्या है, जो उत्पादक है, जो प्राथमिक आपका उत्पादक होता है उसके पास सर्वाधिक ऊर्जा होगी। क्या होगी, सर्वाधिक ऊर्जा होती है भैया। और जो क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पादक होता है उसके पास सर्वाधिक ऊर्जा होती है। और जो सर्वाधिक उपभोक्ता होता है, सर्वाधिक जो क्या होगा उपभोक्ता, उसके पास क्या होगा, उसके पास सबसे कम ऊर्जा होगी। ठीक है, सबसे कम क्या होती है, ऊर्जा होती है मेरे भैया। इसी में जो है एक लिंडमैन का 10% का ऊर्जा का सिद्धांत भी आता है। चलिए, जैसे कोई खाद्य श्रृंखला बनाते हैं तो ऐसे ही बनती है आपकी। सबसे पहले आपके उत्पादक आते हैं, ठीक है, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटनकर्ता, ऐसे ऐसे आप श्रेणी बनाते हैं। प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे उनके पास सबसे कम ऊर्जा जाती है। लिंडमैन ने ऊर्जा का 10% का सिद्धांत दिया था, याद कर लीजिएगा। लिंडमैन ने क्या दिया था, ऊर्जा के संरक्षण का जो 10% का सिद्धांत है वो इन्होंने दिया था। नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए, और एक चीज जानिएगा, ये जो खाद्य श्रृंखला है ये ज्यादा से ज्यादा कितने स्तर की होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 स्तर और कम से कम भैया ये 2 स्तर की होगी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा 5 स्तर की हो सकती है और कम से कम 2 स्तर की होगी। लिंडमैन ने जो 10% का सिद्धांत दिया है इसे ही ऊर्जा, मतलब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है। जो बाकी 90% ऊर्जा है उसकी हानि होती है। उपभोक्ता द्वारा 10% जो संचित ऊर्जा है इसे ही लिंडमैन के 10% का सिद्धांत माना जाता है। चलिए, अब हमने बताया खाद्य श्रृंखला कितने स्तर की हो सकती बता दिया था। अब खाद्य जाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाओं का समूह ही खाद्य जाल कहलाता है। जब आप इसका एक समूह बनाते हैं, इसके समूह को क्या कहेंगे भैया, इसके समूह को ही कहते हैं खाद्य जाल, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के समूह को ही बाबू कह देते हैं खाद्य जाल। जल्दी से नोट करिए, चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर, पर्यावरण संरक्षण। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। आने वाले भविष्य को देखते हुए एक सम्मेलन कराया गया, रियो डी जनेरियो में करवाया गया, जो पर्यावरण को लेकर के था 1972 में, और वहीं से हम लोग हर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, और एजेंडा 21 वहीं से पारित हुआ। इसकी भी चर्चा हम आपसे करते हैं, इसको नोट करिए, फिर जल्दी से हम इसको रफ करते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। चलिए इसको रफ करते हैं, अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण। चलिए जल्दी से देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं पर्यावरण संरक्षण क्या है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण, इसमें सबसे पहले आपको जानना है मानव स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ये कहाँ हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और ये कब हुआ था, 5 जून को हुआ था भैया, 1972 को। इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई। और क्या किया गया, एजेंडा 21 पास किया गया। ठीक है, एजेंडा 21 पास हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका है पृथ्वी सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन बाबू आपका हुआ था 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। कहाँ, रियो डी जेनेरियो,
रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। सॉरी, एजेंडा 21 जो है आपका इसमें नहीं पास हुआ था, मिस्टेक हो गया। एजेंडा 21 पास हुआ था यहाँ, एजेंडा 21 आपका क्या हुआ था यहाँ पर, पास हुआ था बाबू, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछता है, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ था, याद रखिएगा 3 जून 1992 को कई बार पूछा गया है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। फिर चलते हैं इसके संरक्षण पर, जो नियम आए हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से, एक तो आया है पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम है वो कब आया है, चर्चा कर लेते हैं उस पर भी, ठीक है भैया। पर्यावरण संरक्षण के जो अधिनियम है, ठीक है, 1986 में इसका जो अधिनियम है भैया, वो अधिनियम कब आया है, तो अधिनियम इसका आया बाबू 1986 में। कब, 17 नवंबर को ये जो है सॉरी 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ है। 19 नवंबर 1986 से ये क्या हुआ है बाबू, लागू हो गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ आंदोलन है, पढ़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित क्या है, कुछ आंदोलन जल्दी से उनको भी पढ़ लेते हैं। क्या है इससे संबंधित, क्या है आंदोलन, और उनकी भी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है चिपको और अपिको, दो हैं। चिपको आंदोलन, चलिए जल्दी से चर्चा करते हैं। चिपको आंदोलन, इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जल्दी जान लीजिए। इसके नेता पूछता है, तो नेता कौन है भैया, सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। आज वर्तमान में ये कहाँ है, तो वर्तमान में ये उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर और रैनी नामक गांव में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था, अपना जो है जान दे दिया था। इसमें क्या होता था, महिलाएं पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा करती थी, याद रखिएगा, कई बार पूछा है। वो कौन महिला थी जिसने अपनी जान दिया है, तो अमृता देवी बिश्नोई है, ठीक है, जो खिसडली गांव की थी। अमृता देवी बिश्नोई कहाँ की थी, तो अमृता देवी ये जो बिश्नोई है, ये बिश्नोई की बात करें, ये राजस्थान की थी। कहाँ की, राजस्थान की। और खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए, खेजड़ी वृक्षों की जो वृक्ष है इनकी रक्षा करते हुए, इनकी रक्षा में उन्होंने क्या किया था, अपना प्राण त्याग दिया था, प्राण त्याग दिया था बाबू, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अपिको आंदोलन की बात कर लेते हैं। ये था चिपको, इसी से संबंधित एक आपका आंदोलन है अपिको, वो भी देख लेते हैं। चलिए अपिको आंदोलन, अपिको आंदोलन कब है भैया, ये है 1983 में है। इसके नेता कौन है, पांडुरंग हेगड़े हैं। कौन है, पांडुरंग आपके हेगड़े हैं। ये भी सेम टू सेम एज इट इज, इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। या पूछ सकता है दक्षिण भारत से शुरू होने वाला आंदोलन, तो ये यही है भैया, दक्षिण भारत से ये शुरू हुआ था, अपिको आंदोलन है। चलिए नर्मदा आंदोलन की बात करते हैं। नर्मदा आंदोलन कब हुआ था, तो बात करते हैं। नर्मदा आंदोलन की चर्चा भी हम आपसे कर लेते हैं। यह हुआ था आपका 1989 में। कब हुआ था, 1989 में। बाबा आमटे इसके नेता थे, बाबा आमटे और प्लस मेधा पाटेकर, दो प्रमुख नेता के रूप में इसमें जाने जाते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए इससे संबंधित कुछ पुरस्कार हैं, उनकी भी चर्चा हम आपसे कर देते हैं, जल्दी से नोट करिए, ठीक है। 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की चर्चा हुई, ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार की चर्चा हुई, ठीक है बाबू, इसकी चर्चा हुई या ये कह सकते हैं शुरू हुआ, याद रखिएगा। 1987 में इसकी शुरुआत हुई और 1993 में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई, गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई, ठीक है। पुरस्कार इसको क्या किया गया बाबू, इसको शुरू किया गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ दिवस हैं।
चलिए जल्दी से इससे संबंधित कुछ दिवस है उनकी चर्चा कर लेते हैं आज का टॉपिक कंप्लीट होने पर है। पृथ्वी दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस आपसे पूछेगा। तो पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस है। जैव विविधता पूछता है, बहुत बार पूछा गया है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बाबू? ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को आपका मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बता दिए 5 जून। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है पूछता है। विश्व प्रकृति दिवस आपसे कई बार पूछता है कब मनाया जाता है, तो जल्दी से बताइए कब मनाया जाएगा। ये 3 अक्टूबर, ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतिम है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, कब मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बाबू, संरक्षण दिवस आपसे पूछता है। इसको कब मनाने की शुरुआत हुई? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, नवंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर कुछ सप्ताह योग माह की चर्चा हम आपसे कर देते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ सप्ताह और माह की भी चर्चा जान लीजिए। चलिए वन महोत्सव कब होता है? वन महोत्सव, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कब होता है ये? तो ठीक है, ये होता है फरवरी प्लस जुलाई का, जो जुलाई है इसका प्रथम सप्ताह, ठीक है, प्रथम सप्ताह में बाबू ये होता है। फिर आपसे पूछता है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह की चर्चा हम आपसे कर देते हैं भैया। ये कब मनाया जाता है? 1 से लेकर के 7 अक्टूबर, ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर को ये आपका मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है बाबू? इसको भी जान लीजिए आप लोग। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर ये जो है पर्यावरण जागरूकता का अभियान चलाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संस्था कार्य करती है। विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संस्था कार्य करेगी। संरक्षण के लिए जो संस्था है उसका नाम भैया क्या है जान लीजिए, WWW। पूछा जाता है कई दफा WWW, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। क्या है इसका पूरा नाम? याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर। कई दफा पूछा गया है। इसी के साथ आपका हमने पहला टॉपिक पर्यावरण कंप्लीट कर दिया है एक वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से हमने आपको एक वीडियो प्रदान करने का प्रयास किया है। इसको जम करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। और आपकी सीटेट की तैयारी जबरदस्त चलती रहेगी, कोई अवरोध नहीं आएगा। ये टॉपिक सीटेट और यूपी टेट आप बिहार बीपीएससी कहीं भी दीजिए, हर जगह आने वाला है। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए प्यारे साथियों। तो लग करके मेहनत करिए, हम लोग सीटेट यूपी टेट जो भी आएगा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।